हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स से कोई फ़ायदा हुआ हो, एग्जाम में मदद हुई हो, तभी मैं आपसे बोलूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हमारी क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 26 अगस्त के इम्पॉर्टेंट डे से। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज वीमेन इक्वलिटी डे। भले ही हमारे देश को या दूसरी सारी कंट्रीज़ को आज़ाद हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन आज भी जेंडर इक्वलिटी के मामले में हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसलिए यूएसए ने 19th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और वीमेंस को वोटिंग राइट्स दिए। तो उसी दिन को सेलिब्रेट बेसिकली यहाँ पर किया जा रहा है और सेलिब्रेट हो रहा है वीमेंस इक्वलिटी डे। इस दिन की शुरुआत यूएसए ने की थी 1973 में। तब से हर साल वीमेंस इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थीम देखेंगे तो थीम डिसाइड की गई है एम्ब्रेस इक्वलिटी। एम्ब्रेस इक्वलिटी यहाँ पर थीम है। अंत में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और छोटी सी जानकारी ये है कि एसएससी जनरल अवेयरनेस की बुकलेट आई हुई है जो कि आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसमें 10,000 प्लस PYQs हैं जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। हमने इस बुकलेट में 5 अलग अलग एग्जाम्स को कवर किया है, जैसे कि एसएससी CGL, JEE, CPO, CHSL और MTS। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप parchamclasses.in विजिट कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है। अब बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे 69th नंबर के नेशनल अवार्ड्स के बारे में जो कि कल रह गए थे, लेकिन आज हम इनको डिस्कस करेंगे। रिसेंटली दिल्ली में 69th नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है। कौन से बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो 69th नंबर का एडिशन है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड का कौन सा एडिशन आया है। तो 69th नंबर का एडिशन आया है और ये अनाउंसमेंट कहाँ पे किया गया है? नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में अनाउंसमेंट किया गया है। अब बात करेंगे बेस्ट एक्टर अवार्ड के बारे में। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है अल्लू अर्जुन को। उनकी जो मूवी आई थी ना पुष्पा, तो उसी मूवी के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब बात करेंगे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2 है। एक आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए दिया गया है और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2 अलग अलग फीमेल को गया है, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन। कुछ अदर कैटेगरीज में अवार्ड है जैसे कि बेस्ट फिल्म या बेस्ट फीचर फिल्म अगर हम देखें तो रॉकेट्री को दी गई है। वही बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? निखिल महाजन। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर आप पूछ ली जाए तो बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो दी गई है ऊधम सिंह को। ठीक है, जो ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह मूवी आई थी उसको आपने बेस्ट हिंदी फिल्म दिया है। बेसिकली जो 69th या कोई भी आपके नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं, हर एक लैंग्वेज में जो अलग अलग फिल्म आती हैं उन पे दिया जाता है। ठीक है ना, तो हिंदी का बता दिया मैंने, सरदार ऊधम। नेक्स्ट है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। ये मूवी गई है RRR मूवी जो है उसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म को अवार्ड दिया गया है। वहीं नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन द नेशनल इंट्रीगेशन। तो नरगिस दत्त अवार्ड किसे दिया है? कश्मीर फाइल को दिया है। किसे दिया है? कश्मीर फाइल को दिया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है पंकज त्रिपाठी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। और स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनको 1954 से दिया जा रहा है। हर साल इन अवार्ड्स को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहले तो इन भाई साहब को सॉरी बोल देते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। अलग अलग न्यूज़पेपर ने कवर किया था कि इनकी डेथ हो गई है, फिर कुछ घंटे के बाद वो ट्वीट करके बताते हैं कि नहीं मैं अलाइव हूँ। तो ऐसा सब गड़बड़ हो गया, तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। ये है जिम्बाब्वे के फॉर्मर कैप्टन क्रिकेटर, इनका नाम है हेथ स्ट्रिक। इनका बताया गया था कि इनकी डेथ हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी न्यूज़, वो सारी कहानियाँ भूल जाइए। ये अभी जिंदा है, जीवित है, सही सलामत है और इन्होंने खुद ये बात ट्वीट करके हमें बताई है। फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हेथ स्ट्रिक हैज़ कन्फर्म दैट ही इज़ अलाइव। ओके, सो सॉरी वंस अगेन। चलिए
अब एक छोटा सा क्वेरी पूछा गया था, मैंने आपको पहले भी कहा है अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मुझे लगता है कि जेन्युइनली कोई डाउट है या फिर जेन्युइनली यहाँ पे हमें डिस्कशन करना चाहिए तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि कल मैंने एक MCQ लिया था अबाउट द मालाबार एक्सरसाइज, उसमें कहा था कि 27 नंबर का एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। फिर बच्चों के कमेंट आना शुरू हो गए कि 27 है कि 31 है, 27 है कि 31 है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा फॉलो करती हूँ वो PIB का डेटा है। कहाँ का डेटा है? PIB, ठीक है। तो PIB के डेटा के अकॉर्डिंगली रिसेंटली 27th एडिशन मालाबार एक्सरसाइज का कंक्लूड हुआ है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। कौन सा एडिशन कंक्लूड हुआ है? 27th एडिशन हुआ है। बेसिकली जो मालाबार मल्टीलेटरल वॉर गेम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जिसकी शुरुआत 1992 में होती है और 1992 में ये बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, मतलब इंडिया और US के नेवी के बीच में होती है। लेकिन ड्यू टू द सम रीजंस 2002 मतलब 1995-96 तक एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसके बाद ये एक्सरसाइज ब्रेक हो जाती है और फिर 2002 से कंटिन्यू हर साल होना शुरू होती है। तो बीच में ब्रेक हुआ है, इसलिए इस एक्सरसाइज का ये 27 नंबर का एडिशन है। अगर आप देखेंगे तो 2002 से ये एक्सरसाइज लगातार कंटिन्यूसली हर साल कंडक्ट की जा रही है। पहली बार इस एक्सरसाइज में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2014 से जापान जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया और हर साल फिर पार्टिसिपेट करने लगा मालाबार एक्सरसाइज में। वहीं 2020 में ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली ज्वाइन किया मालाबार एक्सरसाइज को। तो इस तरीके से 4 कंट्री मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो 27 नंबर का एडिशन है, यही PIB का डेटा बोलता है और हमको PIB का डेटा ही फॉलो करना है, ठीक है। कल को एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ये मिल गया और आपको क्लेम करना है तो आप PIB को लगा सकते हो, ठीक है, ऑथेंटिकेट माना जाता है वो। चलो अब बात करते हैं वापस अपने करेंट अफेयर्स पे। अब बात कर लेते हैं फिडे वर्ल्ड कप, जो कि कंक्लूड हो चुका है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। और यहाँ पर चेस चैंपियनशिप, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है, तो इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। लेकिन डिफीट किसे किया है? आर प्रज्ञानंदन को किया है। तो ये भी हमारे लिए अचीवमेंट की ही बात है, क्योंकि विश्वनाथन आनंद के बाद ये 2nd नंबर के चेस प्लेयर बने हैं आर प्रज्ञानंदन, जो कि फिडे वर्ल्ड कप के फिनाले तक पहुंचे हैं। ओके, सो मैग्नस कार्लसन विन द चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023। मैग्नस कार्लसन ने शतरंज विश्व कप का टाइटल जीत लिया है और इन्होंने डिफीट किया है इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन को। आर प्रज्ञानंदन जो है वो यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंदन बन गए हैं, ठीक है। ये 2nd नंबर के इंडियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि वर्ल्ड कप के फिनाले में पहुंचे और इन्होंने सिल्वर मेडल स्कोर किया है। अब इनका अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जो वर्ल्ड फेमस या वर्ल्ड चेस नंबर 2 एंड चेस नंबर 3 जो प्लेयर है ना, उनको डिफीट किया है। तो प्रज्ञानंद ने डिफीट किया था वर्ल्ड नंबर 2 हिकारू नाकामुरू एंड 3rd फेबियानो करुआना। इन दोनों को डिफीट करने के बाद इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखना और एक और चीज़ याद रखना है कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। किस कंट्री के चेस प्लेयर हैं ये? तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं अपना कौन? मैग्नस कार्लसन। और इन्होंने डिफीट किया है आर प्रज्ञानंदन को और इन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड कप फाइनल फिडे का, और ये वर्ल्ड नंबर 1 भी है। अगले प्लेयर जो न्यूज़ में है उनका नाम है राफेल नडाल। हम सभी को पता है राफेल नडाल जो है वो टेनिस खेलते हैं और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने इन्फोसिस के साथ MOU मतलब एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years और ये ग्लोबल एम्बेसडर बन गए हैं इन्फोसिस के। इन्फोसिस जो कि इंडियन IT कंपनी है। सो इन्फोसिस ने राफेल नडाल के साथ MOU साइन किया और इन्हें एम्बेसडर बना दिया है फॉर द ब्रांड इन्फोसिस एंड इट्स डिजिटल इनोवेशन। तो ग्लोबल टेनिस स्टार राफेल नडाल जो है उन्होंने 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया है इन्फोसिस के साथ और इन्फोसिस इंडियन IT कंपनी है। राफेल नडाल की भी ये पहला ऐसा कोलैबोरेशन है जो किसी डिजिटल सर्विस कंपनी के साथ हुआ हो, ठीक है। और ये एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की IT कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, इन्फोसिस के एम्बेसडर रहेंगे। अब यहाँ पे एक और पर्सन का नाम आप याद रख सकते हैं, सलील पारेख। इनका नाम आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इन्फोसिस। तो CEO कौन है इन्फोसिस के? तो आंसर हो जाएगा सलील पारेख है। क्लियर? तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम भी आपको नहीं भूलना है।
चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के कुछ जीआई प्रोडक्ट। ये जो सुराही दिख रही है ये भी हमारा जीआई प्रोडक्ट है। ये गोंड पेंटिंग दिख रही है एमपी की है, ये भी हमारा जीआई प्रोडक्ट है। और ऐसे ही नागालैंड की शॉल, ये भी हमारा जीआई प्रोडक्ट है। तो ये जो जीआई प्रोडक्ट है इनको गिफ्ट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द ब्रिक्स मेंबर्स। तो ब्रिक्स के मेंबर्स को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे कुछ जीआई प्रोडक्ट उपहार में दिए हैं, उनके बारे में बात करना है। नागालैंड शॉल टू द गोंड पेंटिंग, पीएम मोदी स्पेशल गिफ्ट टू फॉर द ब्रिक्स लीडर। तो ब्रिक्स के लीडर को ये इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ हमारी आ गई है। आइए हम एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पेयर ऑफ सुराही, सुराही आपने देखी ना, सुराही को जो विदरी वर्क था, विदरी वर्क पेयर ऑफ सुराही, इसको प्रेजेंट किया किसको? सिरिल रामापोसा को। सिरिल रामापोसा प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका ही जो है वो होस्ट नेशन था ब्रिक्स का। क्लियर? ये जो सुराही है या विदरी वर्क है ये बिलोंग करता है तेलंगाना स्टेट से। कहाँ से? तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है, जीआई प्रोडक्ट है और इसे गिफ्ट किया गया है सिरिल रामापोसा को जो कि प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। इसके अलावा नागालैंड की जो शॉल है, नागालैंड की शॉल गिफ्ट की गई है फर्स्ट लेडी, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी मतलब प्रेसिडेंट की वाइफ, प्रेसिडेंट की वाइफ को ये शॉल, नागालैंड की शॉल गिफ्ट की गई है और उनका नाम है शेपो मोत्सेपे। ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल गिफ्ट है गोंड पेंटिंग, और ये गोंड पेंटिंग जो है वो एमपी से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और एक जीआई प्रोडक्ट है, और इसे गिफ्ट किया गया है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा को। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, जिन्हें एमपी की गोंड पेंटिंग गिफ्ट की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये जो गोंड वर्ड है बेसिकली द्रविड़ लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीन माउंटेन। और 40 साल के बाद, 40 ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पे गए हुए हैं, कहाँ पर? ग्रीस। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंदौर। एमपी का एक शहर है, एमपी की फाइनेंशियल कैपिटल भी इंदौर को कहा जाता है। जैसे कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है, वैसे ही एमपी की फाइनेंशियल कैपिटल हम इंदौर को कहते हैं, अदरवाइज कैपिटल तो भोपाल है। और हमें ये पता है कि इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। हर बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो इंदौर का नंबर फर्स्ट पे आता है, लेकिन अब किसी और मामले पे इंदौर जो है वो फर्स्ट में हो गया है। आइए हम वो देख लेते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को कंडक्ट किया गया है और इसमें इंदौर का नंबर 1 आया है। तो इंदौर हैज़ वंस अगेन अचीव सक्सेस इन द कंट्री। तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में ये सर्वेक्षण किया गया था। तो यहाँ पर जो 10 लाख की पॉपुलेशन वाली कैटेगरी है, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में टॉप किसने किया है? इंदौर ने किया है। इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कंडक्टेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पर ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है वो किसने कंडक्ट कराया है? तो ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे कंडक्ट कराया है और 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में, आबादी वाले शहरों में इंदौर ने टॉप किया है। इंदौर की पोजीशन 1st नंबर पे है। अगर हम बात करें भोपाल 5th नंबर पे और जबलपुर 13th नंबर एंड ग्वालियर 41st नंबर पे है। ठीक है। अदरवाइज अगर इंदौर तो फर्स्ट है ओवरऑल। 2nd नंबर पे कौन है? 2nd नंबर पे है आगरा, 3rd नंबर पे है थाने, 4th नंबर पे श्रीनगर और 5वें नंबर पे है भोपाल। तो इस तरीके से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को पब्लिश किया गया और ये रिपोर्ट कंडक्ट की है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। 1st नंबर पे है इंदौर, 2nd पे आगरा, 3रे नंबर पे थाने, 4थे नंबर पे श्रीनगर और 5वें नंबर पे है भोपाल। ठीक है। ये वो सिटीज़ है जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। ओके है। इसके अलावा ये जो सिटीज़ है वो अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकती है और उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्राण। तो प्राण एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आपकी सिटी में, आपके एरिया में कितना पॉल्यूशन है उसके लेवल को चेक करने के लिए आप यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा अलग अलग कैटेगरी में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। पहला तो आबादी जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है, तो इंदौर, आगरा, थाने 1st, 2nd, 3rd पे है। अब वो कैटेगरी जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 3 से 5 लाख के बीच में है, 3 to 5 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन है, तो उसमें टॉप किया है अमरावती ने। वहीं 3rd नंबर की कैटेगरी है जहां पे पॉपुलेशन लेस देन 3 lakhs है, जहां की आबादी 3 लाख से कम है, तो वहां पे टॉप किया है परवाणु ने। परवाणु बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल टाउन है।
ठीक है, बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गोवा के गवर्नर के बारे में। सो गोवा के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई और उन्होंने रिसेंटली 3 बुक्स को रिलीज़ किया है। 3 बुक्स को रिलीज़ किया है जो कि नेचर, जियोपॉलिटिक्स एंड ट्री पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो गोवा के जो गवर्नर है बेसिकली श्रीधरन पिल्लई, उनने एक इवेंट पणजी गोवा में इनॉग्रेट किया था और वहाँ पर 3 नई बुक्स को रिलीज़ किया है। वो बुक्स कौन कौन सी हैं? हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, Heritage Trees of Goa, When Parallel Lines Meet and the Collection of Poem, जिसका टाइटल है माई डियर पोएम्स। इस तरीके से 3 बुक को लॉन्च किया है, जिनमें से पहली बुक जो है ना हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, इस बुक को लॉन्च करने का काम किया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंदा बोस ने। इसके अलावा जो रिमेनिंग 2 बुक्स है व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स जो कि जियोपॉलिटिक्स पे बुक है एंड सेकेंड है माय डियर पोएम, इन दोनों बुक को लॉन्च किया है ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मौजू ने। इन दोनों बुक को रिलीज किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये है भाई हमारा तेजस, सभी को पता है। ठीक है, अब तेजस ने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया है अस्त्र मिसाइल का। किसका? अस्त्र मिसाइल का टेस्टिंग रिसेंटली तेजस के द्वारा किया गया है और अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन CDS में भी पूछे जाते हैं, FCAT में भी पूछे जाते हैं और सारे वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नाग क्या है, शक्ति क्या है, या फिर आपका पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, वैसे अस्त्र क्या है। तो अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसको रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है गोवा में। और किसने टेस्टिंग की है? DRDO ने टेस्टिंग की है। किसकी मदद से की है? तेजस की मदद से पूरी टेस्टिंग हुई है। आइए हम पूरी न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है हमारा लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट मतलब LCA तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जिसको तेजस की मदद से टेस्टिंग किया गया, लॉन्च किया गया। कहाँ पर? ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, लगभग 20,000 फीट की हाइट पे इस मिसाइल की टेस्टिंग हुई है। इस मिसाइल की इतनी खास बात है कि अगर कोई सुपर सोनिक स्पीड से भी कोई टारगेट है, कोई एरियल टारगेट है जो हमको दिख भी नहीं रहा, उसको भी आइडेंटिफाई करके स्ट्राइक कर देता है और गिरा देता है, मार दे सकता है। मतलब सुपर सोनिक जो आपके टारगेट है, एयर टारगेट्स, एरियल टारगेट्स, उनको भी ये हिट करने में कैपेबल है आपका अस्त्र। और अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है। इस तरीके से हमारा जो तेजस है उसकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी और हमको जो इम्पोर्टेड वेपन्स हमको करने होते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं वेपन्स, उन पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इस तरीके की मिसाइल का यूज़ हम तेजस में कर सकते हैं। इस मिसाइल को पूरी तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप जो किया है वो DRDO ने किया है। DRDO के जो अलग अलग लेबोरेटरीज हैं उनके द्वारा बेसिकली अस्त्र को प्रिपेयर किया गया है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने महाकाल कॉरिडोर के बारे में सुना है, काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के बारे में सुना है ना? चलो आज हम हनुमान लोक के बारे में बात करते हैं। हनुमान लोक का जो भूमि पूजन होता है वो हो चुका है और इसे तैयार किया जा रहा है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। ये बात अनाउंस की है MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, सो हम बात करने जा रहे हैं हनुमान लोक के बारे में। चलिए क्या न्यूज़ कहते हैं ये। MP CM शिवराज अनाउंस श्री हनुमान लोक इन द छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि MP के छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक को बनाया जाएगा। इस बात की घोषणा कर दी है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 101 फीट स्टैच्यू लॉर्ड हनुमान की ऑलरेडी वहाँ पर है। इस पूरे प्रेमाइसेस में अच्छा कॉरिडोर बनाया जाएगा, कई सारी फैसिलिटीज़ तैयार की जाएंगी और 2 अलग अलग फेजेस में ये हनुमान लोक जो है वो बनकर तैयार होगा। अब छिंदवाड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे MP के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर उनका होल्ड बहुत ज़्यादा है और उसी एरिया में जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा श्री हनुमान लोक का स्थापना किया जा रहा है और पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो CM है उन्होंने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट भी किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 53 नंबर की जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की वो मऊगंज है। मऊगंज को 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था।
अभी जून 2023 में अनाउंसमेंट किया गया था और 54 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट बना था एमपी का वो नागदा बना था, उज्जैन से सेपरेट होके कौन बन रहा है, नागदा बन रहा है। अब अनाउंसमेंट किया गया है 55th नंबर की डिस्ट्रिक्ट, तो अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हो जाएंगे, 55 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी आपकी जो बुकलेट होगी, आपके पास जो डेटा होगा उसमें 52 मेंशन होगा, क्योंकि ये अभी रिसेंट में हुई अनाउंसमेंट्स हैं। तो जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही उसकी जो तहसील है, कौन कौन सी तहसील है, पांडुरन, सासुर एंड नंदवाड़ी, इन तहसील को सेपरेट करके एक नया जिला फॉर्म किया जाएगा और जो नया जिला होगा उसका नाम होगा पांडुरन डिस्ट्रिक्ट। ये 55th नंबर का डिस्ट्रिक्ट होगा एमपी का। ये अनाउंसमेंट भी रिसेंटली किया गया है बाय द शिवराज सिंह चौहान। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं B20 समिट। तो जो बिजनेस लीडर होते हैं G20 के, उनकी जो समिट होती है उसे हम B20 समिट कहते हैं और ये समिट शुरू हो चुकी है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। आइए हम इस समिट के बारे में बातें कर लेंगे, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो B20 समिट इंडिया 2023 बिगिन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में B20 समिट की शुरुआत हो चुकी है 25 अगस्त से। ये 3 दिनों तक चलने वाला समिट है। इस समिट को अटेंड करेंगे यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर जी, G20 के जो शेरपा है अमिताभ कांत, और हमारे अलग अलग कंट्रीज जो हैं G20 कंट्रीज, उनके जो ट्रेड मिनिस्टर हैं और सेवरल बिजनेस जो एसोसिएट हैं, वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। 27 अगस्त को एज अ चीफ गेस्ट इस मीटिंग को अटेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है राइज या रेज, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटेड, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, थीम है आपकी B20 इंडिया की, रेज, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटेड, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। इसके अलावा इसमें 2 विशेष तौर पे इन्वाइटीज़ हैं या बिजनेस लीडर हैं। बेसिकली किस तरीके से हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स की और ज़रूरत है, अलग अलग कंट्री को इनवाइट किया है कि आप आके भारत में फंडिंग करो, भारत में स्टार्टअप या फैक्ट्रीज को ओपन करो। अलग अलग बिजनेस लीडर बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं। और अमिताभ कांत ने तो अपने एड्रेस करते हुए स्पीच में कहा है कि वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है, ऐसा अमिताभ कांत जी ने कहा है। यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मास्टर कार्ड के माइकल माइबर्च और प्रेसिडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बॉर्ज ब्रेंथ, इनको भी इस समिट में बुलाया गया और इन्होंने भी इस समिट को अटेंड किया है। ओके, नेक्स्ट बात करें 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, जो कि इंदौर में हो रही थी एमपी में, और जिसकी थीम है विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन। ये मीटिंग आपकी 24 से 25 अगस्त के बीच में हुई है। आइए इस मीटिंग के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, किसने कंडक्ट कराई, थीम क्या थी और क्या यहाँ पे डिस्कशन हुए हैं। सो हम बात कर रहे हैं 26 नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। नाम से समझ में आ रहा है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, पेपरलेस वर्क पे हमें काम करना है और किस तरीके से हम इंटरनेट का यूज़ करके एक्सेसिबल तरीके से ग्राम पंचायतों तक पहुंच सकते हैं, और क्या हम नई टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इमर्ज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और सीनियर जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको और किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो ये पूरा डिस्कशन बेसिकली यहाँ पर हुआ है। ये 26 नंबर की मीटिंग थी जिसकी थीम थी डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रीवेनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके बीच में, हमारी जो NRL रिफाइनरी है और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किस तरीके से हम नेशनल वाटरवे 2 का यूज़ करेंगे अपने एक्सपोर्ट करने के लिए, ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या है वो पूरा एग्रीमेंट देखेंगे। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NRL फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम कार्गो वाया नेशनल वाटरवे 2 एंड IBPR मतलब क्या होता है, इंडो बांग्लादेश या इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ठीक है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को हमने नाम दिया है यहाँ पे IBPR। नेशनल वाटर वे 2 के बारे में बात हो रही है। NRL का मतलब है नुमलीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम अपने जो कार्गो भेजेंगे, मतलब नुमलीगढ़ जो रिफाइनरी है वो अपनी कार्गो को भेजेगी यूजिंग द वाटरवे 2।
कहाँ पे भेजेगी? बांग्लादेश में भेजेगी। फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू द बांग्लादेश एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन गुवाहाटी। इससे एक बूस्ट भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी है हम उसको भी इन्हांस कर पाएंगे, क्योंकि जो NRL रिफाइनरी है वो लगभग 10,000 मिलियन टन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम केमिकल प्रोडक्ट को हर मंथ भेजने का काम करेगी यूजिंग दिस वाटरवे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखेंगे अबाउट द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो अथॉरिटी है बेसिकली हमारे देश में किस तरीके से वाटरवेज काम कर रहे हैं, कहाँ पे वाटरवेज की ज़रूरत है, किस तरीके से पानी के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा सकते हैं, वो सारा काम ये करती है। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट एंड टू इंश्योर इम्प्रूव वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था। नोएडा में इसका हेड ऑफिस है और कई सारे रीजनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, तो 2016 के एक्ट के अनुसार भारत में 111 इनलैंड वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवे का स्टेटस दिया है, लेकिन अभी फंक्शनल केवल 13 हैं। केवल 13 नेशनल वाटरवे अभी हमारे कंट्री में फंक्शनल हैं। अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट वाटरवे के बारे में, तो हमारी कंट्री का जो लॉन्गेस्ट वाटरवे है नेशनल वाटरवे 1 के नाम से उसे जाना जाता है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक है, जिसकी टोटल लेंथ 1620 किलोमीटर की है। ओके, तो आपको याद रखना है हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे क्या है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है। तो हो गया लॉन्गेस्ट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो हमारी कंट्री का जो स्मॉलेस्ट वाटरवे है उसका नाम है नेशनल वाटरवे 69। कौन सा? नेशनल वाटरवे 69, जो कि तमिलनाडु पे मनीमुथुरु रिवर पर सिचुएटेड है। वहीं नेशनल वाटरवे 2 जिसके बारे में हमने बात की, ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पे मिलेगा, डुबरी से लेके सदिया तक। नेशनल वाटरवे 73 जो है वो नर्मदा रिवर पे है। वहीं नेशनल वाटरवे 100 जो है वो तापी रिवर पे सिचुएटेड है। डन। नेक्स्ट, ओके, अब गवर्नमेंट यहाँ पे प्लानिंग कर रही है टू सेटअप अ कमेटी। तो DRDO के लिए एक कमेटी सेटअप करने की बात की गई है बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये कमेटी में 9 मेंबर होंगे और ये कमेटी बेसिकली रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी किस तरीके से जो DRDO काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे जो NRI या फॉरेन एक्सपर्टीज़ हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। भारत में जो 58 लेबोरेटरीज़ हैं DRDO के, वो किस तरीके से ऑपरेशन कर रही हैं, R&D में कौन काम करेगा, नई टेक्नोलॉजी में कौन काम करेगा, किस सेक्टर में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और लगातार DRDO के बजट का भी इशू चल रहा था, तो ये कमेटी रिव्यू करेगी कि DRDO को एडिशनल कितने बजट की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम स्टार्टअप और MSME के साथ कंट्रीब्यूट करके, साथ में जुड़ के और भी ज़्यादा बड़े तरीके पे, बड़े पैमाने पे किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने डिफेंस सेक्टर के लिए। तो ये सारे काम करने के लिए, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिसमें 9 मेंबर होने वाले हैं। हम उसी कमेटी पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो गवर्नमेंट सेटअप हाई पावर कमेटी टू रिव्यू DRDO को रिव्यू करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात की गई है बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इस कमेटी में आपको 9 मेंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। कितना? 9 मेंबर की कमेटी होगी बेसिकली ये। ठीक है, ये जो कमेटी होगी इसके जो हेड होंगे वो प्रोफेसर के विजय राघवन होंगे और इसको पूरा रिव्यू करेंगे, रिडिफाइन करेंगे। डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है वो 3 मंथ्स के बाद सबमिट की जाएंगी। 3 महीने के बाद इस कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। प्रोफेसर विजय राघवन फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रह चुके हैं, साथ ही साथ एक की आर्किटेक्ट भी रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। अब यहाँ पे DRDO की बात हो रही है। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था और न्यू दिल्ली में आपको इसका हेड ऑफिस भी मिल जाएगा। ओके, अंत में बात करते हैं, एक वर्ड सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा था, तो हमने सोचा हम आपको भी उससे रूबरू करा देते हैं, मिलवा देते हैं। और वो नया शब्द है हरी क्विक। बेसिकली हरिकेन और अर्थक्विक को मिलाकर बना हुआ है हरिक्विक। अब ये क्या कहानी है? क्योंकि एक बहुत ही रेयर
इंसिडेंट देखा गया कि कैलिफोर्निया का पेनिनसुला है वहाँ पर आके साइक्लोन या हेरिकेन टकराया और 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी जनरेट हुआ। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि हरिकेन भी आया और अर्थक्वेक भी आया साथ साथ, तो इसलिए एक नया शब्द आया है जिसका नाम है हरिक्वेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हरिकेन हिलेरी के बारे में। तो हरिकेन हिलेरी ने, जो कि एक मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने सदर्न कैलिफोर्निया में हिट किया है। कहाँ पर? सदर्न कैलिफोर्निया में इसने हिट किया है। जनरली इस एरिया में कोई साइक्लोन आते नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए इस पूरे एरिया में साइक्लोन या हरिकेन जनरेट हुआ है, क्योंकि इस एरिया में जनरली कोई भी हरिकेन नहीं जनरेट होते हैं। और इसने मैक्सिको के कोस्ट से, आप देखेंगे यहाँ पे हाई विंड और लैंडफॉल इसने किया है बाला कैलिफोर्निया रीजन में। ये जो मैक्सिको का एरिया है यहाँ पर बेसिकली इस कैलिफोर्निया के पेनिनसुला में इसने हिट किया है और 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी जनरेट किया है। तो originate from the disturbance of Mexico coast, it is the first time a tropical storm warning was issued for the southern California। जैसा कि मैंने कहा पहली बार, the cyclone made landfall in the Mexico Baja California peninsula before affecting California। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी जनरेट हुआ सदर्न कैलिफोर्निया में। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी डैमेज की रिपोर्ट नहीं है। तो ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सोशल मीडिया में आपको एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड दिखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है हरिक्वेक। तो हरिक्वेक मतलब हरिकेन और अर्थक्वेक जब साथ में आ जाए तो उसका नाम रख देते हैं हरिक्वेक। ओके, तो ये ओवरऑल आज की हमारी न्यूज़ थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरिकेन हिलेरी किस प्रकार का साइक्लोन है, तो आप बता देना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कहाँ हिट किया? तो कैलिफोर्नियन पेनिनसुला में इसने हिट किया है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV कंपनी टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन अफ्रीका। तो कौन सी कंपनी है पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी इंडिया की जो कि प्रोडक्शन शुरू कर रही है अफ्रीका में? तो आंसर हो जाएगा वन इलेक्ट्रॉनिक। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वन इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है, फर्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट अंडर द 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च इन विच सिटी। तो पहला यहाँ पर जो माइक्रोसाइट बना है वो आइजॉल में बना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केरला का वो पहला कौन सा स्टेट है जहां पर AI स्कूल को इंट्रोड्यूस किया गया है? सो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन यहाँ भी बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब रिसेंटली ब्रिक्स में कितने नए मेंबर कंट्री शामिल होने वाले हैं 1 जनवरी 2024 से? तो आंसर हो जाएगा 6 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब ज्वाइन कर लेंगी ब्रिक्स को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रिसेंटली रेसलिंग एसोसिएशन, किस कंट्री की रेसलिंग एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है? तो पता है भारत की, क्योंकि भारत में बोला गया था कि जून में इलेक्शन करा लो, हमने जून में इलेक्शन नहीं करा है, इसलिए भारत की जो रेसलिंग फेडरेशन है उसकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी गई है बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। What is the share provided by the central in implementation of project under North East Special Infrastructure Development Scheme? जैसा कि मैंने इस स्कीम के बारे में आपको बताया था, ये स्कीम पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मतलब इसका 100 पैसा मतलब 100 रुपया पूरा 100% पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाटर वीक 2023 किस कंट्री ने होस्ट किया? अभी 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में हमने वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया और ये होस्ट किया था स्वीडन ने। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रैक्टर प्राइमा ET11, इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रैक्टर प्राइमा ET11, इसको किसने डेवलप किया, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर CSIR, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिकली ये भारत का पहला ट्रैक्टर है जिसका नाम है प्राइमा ET11। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको अनवील किया गया था और इसको डेवलप किया है CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रयान 3 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सेकेंड है, जो रॉकेट इसरो के द्वारा यूज़ किया गया है फॉर लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3 वो LVM-3 था।
चंद्रयान 3 मिशन में जो लैंडर का नाम है वो प्रज्ञान है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या केवल तीन? जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। ओके, सो बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।